आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमारा रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग लाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। क्या होता है जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके आती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में जब सनलाइट ट्रैवल करके आती है तो सनलाइट किससे टकराती है? जो एटमॉस्फेयर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं या कोई डस्ट पार्टिकल हैं या कोई वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, उनसे ये सनलाइट स्ट्राइक करती है। तो जब सनलाइट इन पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी तो पार्टिकल क्या करता है? उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सपोज ये सन से आने वाली लाइट है, ये कोई पार्टिकल यहाँ मिल गया, ये एक पार्टिकल मैंने माना, ये है पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या हो सकता है? हो सकता है ये कोई गैसियस मॉलिक्यूल हो, गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है, या हो सकता है डस्ट पार्टिकल हो, या हो सकता है कोई वाटर की ड्रॉप हो, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो सनलाइट, सन से ट्रैवल करने वाली लाइट जब एटमॉस्फेयर से आ रही है तो एटमॉस्फेयर में एक किसी पार्टिकल के साथ वो टकराई। टकराने के बाद क्या होगा? ये पार्टिकल इसमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सनलाइट की कुछ एनर्जी को इस पार्टिकल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल री रेडिएट करता है इस एनर्जी को। पहले पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट करी, दोबारा उसको रेडिएट किया। तो जब ये अपनी एनर्जी फिर री रेडिएट करता है तो हर डायरेक्शन में ये एनर्जी री रेडिएट होती है। इसको बोलेंगे री रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? री रेडिएशन ऑफ एनर्जी। और यही फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग में क्या होता है? सनलाइट एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके जब किसी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराए तो टकराने के बाद वो पार्टिकल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर डिफरेंट डायरेक्शन में री रेडिएट करता है। हर डायरेक्शन में वो लाइट रेडिएट होती है, स्प्रेड हो जाती है लाइट। इसको हम स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो ये स्कैटरिंग क्या हुई? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। व्हेनेवर सनलाइट travels through the atmosphere and strikes with any particle, after striking with the particle, at first particles absorb some energy and then re-radiate it in all directions. This phenomena of spreading of light is called scattering. तो ये जो स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग मेनली बेसिकली ये एक कोलिजन है। किस किस के बीच का? लाइट और इस पार्टिकल के बीच का। लाइट और पार्टिकल के बीच का कोलिजन यहाँ पर हो रहा है। सनलाइट प्लस एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, इन दोनों के बीच कोलिजन हुआ। तो इसके रिजल्ट पे हमें क्या मिला कि लाइट बहुत सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना था क्या? स्कैटरिंग। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग बहुत अच्छी होगी या स्कैटरिंग बहुत कम होगी, यानी कि स्कैटरिंग की अमाउंट या स्कैटरिंग की डिग्री कितनी होगी। ये सब डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल है, पार्टिकल का साइज़ अगर बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि जितनी उस लाइट की वेवलेंथ है, जितनी इनकमिंग लाइट की वेवलेंथ है, उसी ऑर्डर का पार्टिकल का साइज़ है, तो स्कैटरिंग बहुत अच्छी स्कैटरिंग होती है, ऑब्जर्वेबल स्कैटरिंग होती है। और जब अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा होता है तो उस समय पे ऑब्जर्वेबल स्कैटरिंग नहीं होती। तो स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द पार्टिकल पर। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, स्कैटरिंग आर ऑफ टू टाइप्स।
पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करते हुए स्कैटरिंग कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की स्कैटरिंग होती है। पहली जो स्कैटरिंग होती है इसको हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग, यह इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं रैलेज स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग, ये रैले साइंटिस्ट का नेम है, उनके नेम से इसको रैलेज स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो पहली स्कैटरिंग होती है इलास्टिक स्कैटरिंग और रैलेज स्कैटरिंग। दूसरी स्कैटरिंग होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ये सब किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के साइज पर। अगर पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है तो उस समय पे अच्छी खासी ऑब्जर्वेबल स्कैटरिंग देखी जाती है। कितना स्मॉल होना चाहिए पार्टिकल का साइज? इनकमिंग लाइट की, जो लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ का ऑर्डर। और अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, सिग्निफिकेंट साइज़ का पार्टिकल है, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग नहीं होती या ऑब्जर्वेबल स्कैटरिंग नहीं होती। तो 2 टाइप की स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग या रैले स्कैटरिंग, और दूसरा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में हो क्या रहा है? सनलाइट और पार्टिकल्स के बीच का कोलिजन है। सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के बीच का कोलिजन होता है। फोटॉन एक पार्टिकल है और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल तो खुद एक पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं। तो क्लास 11th में कोलिजन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब 2 बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन 2 टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो वैसा यहाँ पर स्कैटरिंग के भी 2 टाइप होते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब जरा यहाँ पर समझते हैं कि इलास्टिक स्कैटरिंग कब होती है। तो अगर जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत स्मॉल है, कितना स्मॉल है? कंपेरेबल टू द साइज ऑफ, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट, तो उस समय पे जो स्कैटरिंग होती है उसको इलास्टिक स्कैटरिंग या रैलेज स्कैटरिंग कहते हैं। तो इलास्टिक स्कैटरिंग या रैले स्कैटरिंग क्या होती है? इफ़ द साइज ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल, या इसको हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कह सकते हैं। इफ़ द साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, इज़ वेरी स्मॉल, कितना? कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें? अब देखो यहाँ पर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, तो जब सनलाइट बहुत छोटे पार्टिकल से टकराएगी तो वो पार्टिकल लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। स्कैटरिंग में मैंने क्या बोला था? स्कैटरिंग में लाइट जब आती है एटमॉस्फेयर से पार्टिकल पे टकराती है तो पार्टिकल पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर रीरेडिएट करता है। अगर पार्टिकल का साइज़ स्मॉल है तो पार्टिकल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो सारी एनर्जी को क्या कर रहा है? रीरेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये सनलाइट आई, ये पार्टिकल से टकराई, एक स्मॉल पार्टिकल से टकराई, तो ये सब डायरेक्शन में इसने क्या कर दिया? इसको रीरेडिएट कर दिया। तो यहाँ पर पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द पार्टिकल। पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है,
अगर पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कौन सी स्कैटरिंग पढ़ लें, इलास्टिक, ठीक है ना। अगर पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जो ये स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट मतलब पार्टिकल से टकराने के बाद जो लाइट स्प्रेड हुई है उसको बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के बराबर, क्योंकि इसने तो एब्जॉर्ब किया ही नहीं। अगर पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल ने नेग्लिजिबल एनर्जी एब्जॉर्ब करी, बिल्कुल नहीं करी, तो उस समय पे स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी किसके बराबर होगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के। तो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। तो इसकी एनर्जी अगर E है तो इसकी एनर्जी भी कितनी, E। एनर्जी का फॉर्मूला क्या, एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, या हम क्या भी लिखते हैं HC अपॉन लैम्डा। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जितनी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी उतनी ही स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो इस टाइप की स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिमेन्स सेम। तो ये हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हमारे पास हैं। क्या होता है इलास्टिक स्कैटरिंग में, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जिससे लाइट टकरा रही है उसका साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, जितनी की आने वाली लाइट की वेवलेंथ है। उस समय पे वो पार्टिकल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उसको री रेडिएट कर देता है तुरंत। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की और इंसिडेंट लाइट की सेम होगी। अगर एनर्जी सेम होगी तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू या HC अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब दूसरे टाइप की स्कैटरिंग है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब ये क्या होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब अगर पार्टिकल का साइज सिग्निफिकेंट है, इफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज ऑफ सिग्निफिकेंट साइज, मतलब बड़े साइज का पार्टिकल है, तो उस समय पे क्या होगा, सनलाइट से वो पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहले, फिर जाके री रेडिएट करेगा। देन पार्टिकल एब्जॉर्ब्स some energy and then re-radiate it. This scattering is called inelastic scattering. ऐसी स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने कुछ एनर्जी को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज लेस। अगर एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज लेस। इसी को हम HC अपॉन लैम्डा कह सकते हैं। एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है स्कैटर्ड लाइट की, तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंक्रीजेज। तो ये जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है
ये फिर आगे चल के रमन इफ़ेक्ट हमें मिला, कॉम्पटन इफ़ेक्ट मिला, तो वहाँ पर कॉम्पटन इफ़ेक्ट किसका एग्जाम्पल है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग का। ऐसे ही रमन इफ़ेक्ट होता है, वो भी एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हमें सिर्फ इलास्टिक या रैले स्कैटरिंग को ही स्टडी करना है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो रैले साइंटिस्ट का नेम है, रैले ने इलास्टिक स्कैटरिंग को स्टडी किया, अलग अलग कलर की स्कैटरिंग उन्होंने देखी, तो उन्होंने पाया कि कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर होता है या कौन सा कलर कम स्कैटर होता है। तो उन्होंने एक रूल फाइंड आउट किया अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर। इस लॉ को हम कहते हैं रैलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रैलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो रैले ने क्या बोला कि किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जो होती है, वो उस लाइट की वेवलेंथ के पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी लाइट की जो स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होती है या अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होगा, किसी लाइट की स्कैटरिंग कितनी होगी ये डिपेंड करेगा किस पर? वेवलेंथ पर। और स्कैटरिंग की इंटेंसिटी वेवलेंथ के पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रैले को प्रैक्टिकली उन्होंने ये फाइंड आउट किया। तो रैले लॉ क्या कहता है कि किसी भी कलर की जो स्कैटरिंग होगी वो डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पर। और कैसे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। आई मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी कम होगी। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा उस कलर की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम, जिस कलर की वेवलेंथ कम उस कलर की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा। हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें हमें 7 कलर्स मिलते हैं। विबग्योर नाम से हम इसको याद रखते हैं। ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अगर हम वॉयलेट एंड से रेड एंड की तरफ को जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ते जाती है। इन सारे कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। कितनी? अप्रॉक्स 700 नैनोमीटर। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की 400 नैनोमीटर। बाकी बीच में ये कलर की वेवलेंथ होती है। तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, इंडिगो की थोड़ी ज़्यादा, ब्लू कलर की थोड़ी सी और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस कलर की वेवलेंथ होती है? रेड कलर की। ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर है, इस एंड को हम कहते हैं ब्लू एंड, ब्लू एंड। और ये येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो एंड होता है इसको कहते हैं रेड एंड। ये रेड की तरफ को है तो इसको रेड एंड, और ये ब्लू की तरफ को है तो इसको ब्लू एंड कहते हैं। तो जो रेड एंड है, रेड एंड में जो कलर्स आते हैं उनकी वेवलेंथ ब्लू एंड वाले कलर से ज़्यादा होती है। तो अगर हम इस रूल को देखें तो हम देख रहे हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो इस रूल को हम कहते हैं रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो इसके बेसिस पर हमने कुछ नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमें ये समझाना है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है स्कैटरिंग के बेसिस पर। तो क्या होता है कि सन से आने वाली लाइट जब एटमॉस्फेयर से आ रही है तो पार्टिकल के साथ टकराएगी तो स्कैटरिंग होगी। अब सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग किसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे कम वेवलेंथ वाले कलर कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर। वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। तो इन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से
इन कलर की स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इन कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा कि ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू कलर स्कैटर होगा पूरे एटमॉस्फेयर में। स्कैटर होने का मतलब स्प्रेड हो रहा होगा, तो हमें आसमान कैसा नज़र आएगा? ब्लू। ब्लू मतलब वॉयलेट इंडिगो और ब्लू का मिक्सचर। ये तीनों कलर ज़्यादा स्कैटर हो रहे हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है। तो अगर ये ज़्यादा स्कैटर होंगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। तो अगर ज़्यादा स्प्रेड होंगे तो हमें सब जगह कैसा कलर दिखाई देगा? इन तीनों का मिक्सचर, यानी कि ब्लूइश टाइप का हमें वो कलर दिखाई देगा। इसलिए स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। तो स्कैटरिंग के बेसिस पर हमने कैसे समझाना है कि स्काई का कलर ब्लू है? तो हमने बोला क्या कि जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर रही है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराई, पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटरिंग हुई, हर कलर की स्कैटरिंग होगी। लेकिन ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? हमें तो उससे मतलब है जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा है, तभी तो हमें वो कलर सब जगह दिख रहा है। तो ज़्यादा स्कैटरिंग इन 3 कलर्स की होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है। किस लॉ से? रेले लॉ से। तो अगर इन 3 कलर की वेवलेंथ कम है तो इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, मतलब ये 3 कलर स्प्रेड होंगे एटमॉस्फेयर में, तो हमें आसमान का कलर कैसा नज़र आता है? ब्लू। ठीक। फिर ऐसे ही हम समझाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होता है या सनसेट होता है उस समय पे हम देखते हैं कि सन का कलर रेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिन के समय पे रेड कलर नज़र नहीं आता सन का, है ना, कुछ ऑरेंजिस टाइप का कलर हो जाता है। सुबह और शाम के टाइम पे बिल्कुल सन का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो ये हमें समझाना है स्कैटरिंग के बेसिस पर। तो सपोज हमारे पास ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है, तो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, और यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। ये ठीक है। सनराइज़ के टाइम पे सन की पोजीशन यहाँ है, सपोज सनराइज़ के टाइम पे सन की पोजीशन यहाँ है। अब यहाँ से आने वाली जो सनलाइट है, ये सनलाइट अर्थ में सपोज यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये क्या है? एक ऑब्जर्वर। तो यहाँ से सनलाइट आ रही है और सनलाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ऑब्जर्वर तक जाने के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर दिन के समय पे देखें तो सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, यहाँ से सनलाइट इस ऑब्जर्वर तक ऐसे आएगी। ठीक है, ये सनराइज़ का टाइम और यहाँ सनसेट का टाइम, दोनों टाइम को एक बार गौर से देखें। जब सनलाइट यहाँ से आ रही है दिन के टाइम पे, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है उस समय पे। यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा पार्टिकल से उसको फेस करना है। सनलाइट बहुत ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी से होके जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर गैसेस के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो लोअर वेवलेंथ वाले कलर हैं वो तो स्कैटर हो जाएंगे। लोअर वेवलेंथ वाले कलर कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर, ये कलर तो स्कैटर हो गए, स्प्रेड हो गए। तो जो रेड एंड वाला है, रेड एंड वाला कलर, वो सब बच गए क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, वो स्कैटर नहीं हो पाए। तो वो कलर स्कैटर नहीं हुए, फैले नहीं, तो कहाँ आएंगे? डायरेक्ट वो ऑब्जर्वर की आइज़ तक आराम से पहुँच सकता है। तो यहाँ रेड कलर पहुँचा, बाकी कलर क्या हो गए? स्कैटर। रेड एंड वाला कलर जो था, रेड एंड में जो कलर आते हैं येलो, ऑरेंज और रेड, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी तो उनकी स्कैटरिंग कम हुई। अगर वो स्कैटर नहीं होंगे तो वो फैलेंगे नहीं, अगर वो फैलेंगे नहीं तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आइज़ पे आएगा, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो कलर कैसा है? रेड। ऐसा ही शाम के समय पे, शाम के समय पे सन की पोजीशन यहाँ, तो फिर सनलाइट को यहाँ से आना है ऑब्जर्वर तक,
ये सनलाइट को ऑब्जर्वर तक आना है, तो एटमॉस्फेयर की लार्जर थिकनेस को इसने क्रॉस करना है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लार्जर थिकनेस को इसने क्रॉस करना है, यानी कि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। जो कम वेवलेंथ वाले कलर हैं वो तो स्कैटर हो जाएंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और जो ज़्यादा वेवलेंथ वाले कलर हैं उनकी स्कैटरिंग कम होगी रेलेज लॉ से। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है, रेड। तो रेड कलर सीधे आईज पे स्ट्राइक करेगा, तो हमें सनसेट के टाइम पे सन का कलर कैसा नज़र आएगा, रेड। जबकि दिन के समय पे क्या है, एटमॉस्फेयर की ज़्यादा डेंसिटी से पास नहीं हो रही है सनलाइट। सुबह और शाम ये हॉरिजॉन कहलाता है, ये पोजीशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन। ये तो जब सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है तो सन रेज को अर्थ की एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल के साथ कोलाइड करके आना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स को इसने फेस करना है। जबकि दिन के टाइम पे इतने ज़्यादा पार्टिकल से इसको कोलाइड नहीं करना है, क्योंकि सन की पोजीशन वर्टिकली है। तो यहाँ पर अर्थ की एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होता है, सुबह और शाम के समय पे जो स्कैटरिंग होती है, लोअर वेवलेंथ वाले कलर तो स्कैटर हो जाते हैं पार्टिकल से टकराने के बाद, लेकिन जो हायर वेवलेंथ वाले कलर हैं जैसे रेड कलर है वो स्कैटर नहीं हो पाता। अगर वो फैलेगा नहीं, स्कैटर नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आईज पे स्ट्राइक करेगा। इसलिए ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि सन का कलर कैसा है, रेड कलर है। तो ये दो फिनोमिना हमने समझाने थे स्कैटरिंग के बेसिस पर, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट।